हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग उससे आगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन पढ़ने वाले हैं। आज आपको डोमेन टिप्स भी बताया जाएगा जिसके हेल्प से किसी भी फंक्शन का डोमेन आप बहुत ही जल्दी सोल्व कर लीजिएगा। लास्ट लेक्चर में फंक्शन को पहचानने का आपको 3 तरीका बताया गया था कि कैसे हम समझेंगे कि दिया हुआ जो हमारा इक्वेशन है, एग्जाम्पल है, वो फंक्शन है या नहीं है। पहला तो एरो डायग्राम, दूसरा वर्टिकल लाइन टेस्ट के हेल्प से, और तीसरा अगर ऑर्डर पेयर में आपको फंक्शन दे रखा हो तो हम किस तरीके से उसे पहचानेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था लेक्चर 1 में। तो चलिए लेक्चर 2 में हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हेडिंग दे दीजिए डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ अ फंक्शन में सबसे पहला चीज तो एक फंक्शन दिया रहेगा, तो लेट f सच दैट a to b, देन इस चीज का मतलब ये हो गया, यहां एक फंक्शन है जो कि बन रहा है a to b। क्या बन रहा है बच्चे? a to b, और f यहां पे रूल को डिनोट कर रहा है। यहां सबसे पहला चीज जो आपको जानना है वो ये कि सेट a is called domain of function। ये जो आप सेट ए देख रहे हैं ये आपको क्या है? तो डोमेन है। किसका? तो फंक्शन का। एंड इट इज डिनोटेड बाय df या DOM, और ब्रैकेट में हम यहां लिख देते हैं f। यानी कि यहां पे सेट ए को हम लोग डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट करने का 2 तरीका है, एक तो D, कैपिटल D, और जस्ट बॉटम प्लेस पे हम लोग स्मॉल f लिखते हैं, या फिर DOM और ब्रैकेट में हम लोग f लिख देते हैं। यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस चीज को? तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन को। इसके बाद आपका इसमें सेकेंड पॉइंट है, सेट B is called codomain of function। and it is denoted by CF या कोडोम लिख के हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में f लिखते हैं। तो यह है आपको सेट B के लिए। सेट B किसको रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है? तो कोडोमेन को। और कोडोमेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि कैपिटल C और आप उसके बॉटम प्लेस पे f लिखिए, या CO को, फिर उसके बाद DOM फॉर डोमेन, और ब्रैकेट में आप स्मॉल f लिख दीजिए। ये आपको कोडोमेन को रिप्रेजेंट करने का, डिनोट करने का एक तरीका है। इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट में लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स of B which are image of the elements of set A
is called range of function, and it is denoted by RF या f ऑफ ए या इमेज ऑफ फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है और रेंज निकालने में बहुत बच्चों को परेशानी होती है। तो रेंज आप अच्छे से और क्लियर समझिए कि रेंज क्या है। तो बोला गया कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी कि उस एलिमेंट का सेट, कौन से एलिमेंट का, तो ऑफ बी, जो कि लाई कर रहा है किसमें, तो बी में, और उसके आगे लिखा है विच आर इमेज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। कहने का मतलब सेट ए में कुछ एलिमेंट होंगे जिनका इमेज सेट बी में बन रहा होगा। ठीक है, तो सेट ए वाला तो डोमेन हो गया, सेट बी वाला तो कोडोमेन हो गया, और बी में जितने भी सारे एलिमेंट हैं, हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे भी एलिमेंट होंगे जो इमेज नहीं बन रहे हैं, और कुछ ऐसे भी एलिमेंट होंगे जो इमेज बन रहे हैं, जो कि आप बोलने से नहीं समझिएगा। आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए लेट एक सेट ए है, ए में दे दिया 1 2 3 4, एंड बी में हम लोग एलिमेंट दे दिए 1 4 9 16 और 25। अब जैसा कि यहां एक फंक्शन दे दिया, फंक्शन है आपका 1 1 2 4 3 9 4 16, और आपको ये बोला गया कि ये बता दीजिए इसमें से कौन सा कोडोमेन है, कौन सा डोमेन है और कौन सा रेंज है। तो सबसे पहला चीज हम इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और यहां पे हम लोग लिखते हैं एफ, यानी कि रूल। यहां रूल क्या है, तो एफ रूल है। ए में कितने एलिमेंट है बच्चे, तो 4 एलिमेंट है। कौन कौन सा, तो 1 2 3 4। और बी में कितने एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट है। कौन कौन सा, 1 4 9 16 और 25। जैसा कि यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, फंक्शन में क्या है, तो 1 का इमेज बन रहा है किस पे, तो 1 पे, 2 का इमेज बन रहा है किस पे, तो 4 पे, 3 का इमेज किस पे बन रहा है, तो 9 पे, और 4 का इमेज बन रहा है किस पे, तो 16 पे। तो सबसे पहला चीज तो हम लोग ये समझते हैं कि क्या ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। तो ए में कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट। क्या चारों का इमेज बन रहा है, तो हाँ बन रहा है। क्या प्रत्येक का एक एक ही इमेज बन रहा है, तो हाँ प्रत्येक का एक एक ही इमेज बन रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि डोमेन क्या होगा, फंक्शन का डोमेन। तो ए में जितने सारे एलिमेंट हैं वो हो गए हमारे डोमेन, यानी 1 2 3 4 हो गए हमारे डोमेन। फिर सवाल आता है कोडोमेन क्या होगा। तो बी में जितने सारे एलिमेंट हैं, बिना सोचे समझे हम लोग इसको कोडोमेन बोल देंगे। अब मेन सवाल आता है रेंज, जिसका हम अभी तक चर्चा ही कर रहे थे और अभी तक हम कंसेप्ट भी क्लियर नहीं किए रेंज का। तो रेंज में हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चे, कि द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी बी के एलिमेंट ही रेंज में आएगा, विच आर इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, और वो एलिमेंट आएगा जो कि इमेज बना। किसका इमेज बना, तो एलिमेंट का। किसके एलिमेंट का, तो सेट ए में जो एलिमेंट है ना उनका इमेज बना। तो आप अच्छे से अगर देखिएगा तो 1 का इमेज बना 1, 2 का इमेज बना 4, 3 का इमेज बना 9, 4 का इमेज बना 16, यानी कि 25 जो है बी में एलिमेंट वो किसी का इमेज नहीं बना। तो यहां जब आपसे रेंज ऑफ फंक्शन पूछा जाएगा बच्चे, तो आप सिर्फ क्या लिखिएगा, तो सिर्फ लिखिएगा 1 4 9 और 16, क्योंकि सिर्फ यही 4 एलिमेंट जो है वो इमेज बन रहा है। तो यही है हमारा डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ये एक तरीका है, ये आपको रेंज कोडोमेन को पहचानने का सिंपल सा एक तरीका हमने अभी तक बताया है। और इसमें क्या चीज़ हमने बताया, इट इज़ डिनोटेड बाय, रेंज को हम लोग इस तरीके से, या एफ ऑफ ए या इमेज ऑफ एफ, कहने का मतलब इन 3 तरीके से हम लोग रेंज को डिनोट करते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल को आप पहले तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप खुद से ट्राई कीजिएगा। क्या कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा और फिर मिलाइएगा कि आपने सही किया या आपका गलत है।
और यहाँ पे आपका फंक्शन जी दे रखा है ऑर्डर पेयर में किस तरीके से, तो A1 B1 C2 D2। तो चलिए, जैसे कि आपको ऑर्डर पेयर में फंक्शन दिया है तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा बच्चे, उसका एरो डायग्राम बनाइएगा। हाँ, पहला काम आपको अभी ये करना है कि वीडियो पॉज कर लेना है। वीडियो पॉज करने के बाद आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे बन जाए तो बेस्ट है, अगर नहीं बने तो फिर उसको आप देखिएगा कि आपने कहाँ गलती किया है। चलिए सबसे पहले फंक्शन बनाते। ए में कितने एलिमेंट, तो 4 एलिमेंट। कौन कौन सा, तो A B C D। बी में कितने एलिमेंट, तो 4 एलिमेंट। कौन कौन सा, तो 1 2 4 6। अब देखते हैं कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है। ए किससे रिलेटेड, 1 से। बी किससे रिलेटेड, 1 से। सी किससे रिलेटेड, 2 से। डी किससे रिलेटेड, 2 से। तो क्या चारों का इमेज बन रहा है, तो हाँ बन रहा है। क्या किसी भी एक का 2 इमेज बना, तो नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन है। हाँ, अब आते हैं अपने काम के बात पे, डोमेन। तो बच्चे डोमेन क्या होगा, तो ए सेट में जितने सारे एलिमेंट है वो डोमेन। A B C D क्या हो गया हमारा, तो डोमेन। दूसरा कोडोमेन, तो सेट बी में जितने सारे एलिमेंट हैं 1 2 4 6 मेरा कोडोमेन। डोमेन और कोडोमेन आंख बंद करके भी बच्चा सही ही बताता है जब उसे क्वेश्चन पता हो तो। अब आएंगे रेंज पे। रेंज क्या क्या होगा, शायद आप लिख चुके होंगे, तो 1 और 2। यहाँ पे वो एलिमेंट जो इमेज बन रहा है किसका, तो ए सेट के एलिमेंट का, सिर्फ वही एलिमेंट रेंज कहलाएगा, ये रेंज में आएगा। तो 1 और 2 आपका क्या हो गया, तो रेंज हो गया। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज के लिए ये एक शानदार तरीका है। तो सबसे पहले आप इस पूरे कंसेप्ट को नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे डोमेन, कोडोमेन और रेंज के जस्ट बाद आपका 2 नोट्स में आप पॉइंट लिखिए। तो नोट्स में पहला पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट कहता है रेंज जो होगा, आपके सामने रेंज भी है, वो सबसेट होगा किसका, तो कोडोमेन का। कहने का मतलब जितने भी सारे एलिमेंट हैं रेंज में वो किससे आते हैं, तो सेट बी से, और सेट बी को ही हम लोग कोडोमेन कहते हैं। तो इसका मतलब ये कंफर्म है और क्लियर है कि रेंज हमेशा सबसेट कहलाएगा कोडोमेन का। और सेकंड पॉइंट, इफ डोमेन एंड कोडोमेन आर सबसेट ऑफ रियल नंबर कैपिटल आर। रियल नंबर कैपिटल आर, और कैपिटल आर का ही क्या मतलब होता है बच्चे, तो -∞ टू इन्फिनिटी। कहने का यहाँ मतलब यह है कि अगर कोई एक फंक्शन दिया है और फंक्शन का कोडोमेन, सॉरी दो बार लिख दिए, फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन सबसेट हो रियल नंबर का, यानी कि रियल नंबर में दे रखा हूं, देन द फंक्शन is called real valued function या रियल फंक्शन। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर डोमेन भी रियल, कोडोमेन भी रियल, कहने का मतलब कुछ इस तरीके से आपको मिले। वैसे तो ये दोनों रियल ही हो गया, यहाँ पे बोला गया कि रियल में से कुछ हो, क्योंकि सबसेट ऑफ रियल बोला, नहीं जरूरी नहीं है कि यार, लेकिन हम बस आपको दिखा रहे हैं। ये आपका डोमेन होता है तो ये क्या हो जाता है, कोडोमेन। बोलिएगा सर ये कहाँ बताए, तो अभी आपको नहीं बताया कि लिखते क्या है फंक्शन, A to B नहीं लिखते, A को डोमेन नहीं बोले ना, B को कोडोमेन नहीं बोले। तो हमेशा याद रखिएगा फंक्शन में ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, डोमेन, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, कोडोमेन।
तो बोला यह गया कि अगर डोमेन और कोडोमेन दोनों ही सबसेट हो रियल नंबर का, ठीक, तो उस फंक्शन को हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, रियल फंक्शन। अभी तक हम लोगों ने डोमेन, कोडोमेन और रेंज का सिर्फ एक तरीका सीखा कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये डोमेन है, कि ये रेंज है या फिर ये कोडोमेन है। अब दूसरा आपको हेडिंग देना है बच्चे, डोमेन कॉमा कोडोमेन and range of a function when rule of function is given। फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरीके से भी लिख देते हैं, ठीक है। तो बोला गया कि फिर से हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज ही चाहिए, लेकिन कब, जब आपका कोई रूल दिया हो तब। तो रूल के लिए यहां लिख लेंगे कंसीडर द रूल y बराबर एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक रूल दे रखा है कि y बराबर एफ एक्स। बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ रूल कहाँ हुआ, तो अगर मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है तो एक रूल ही हुआ ना, क्योंकि जैसा x चलेगा वैसे तो y चलेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं x किसी रास्ते जा रहा है, x कुछ रख रहे हैं और y को कुछ भी रख दिया, नहीं, x पे पूरा का पूरा y डिपेंड है, और जैसे जैसे हमारा x चलेगा वैसे वैसे मेरा y भी चलेगा। इसका मतलब ये एक रूल हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे एक रूल आपको क्या दे रखा है, तो y बराबर एफ एक्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है डोमेन, और डोमेन में लिखना है बच्चे कि डोमेन ऑफ एफ, एफ मतलब फंक्शन, इज द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, यहां लिख सकते हैं, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि डोमेन क्या है, तो डोमेन ऑफ एफ इज द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स। फिर से समझिए, डोमेन क्या है, तो डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के प्रत्येक वैल्यू, एक्स के प्रत्येक वैल्यू को डोमेन बोलेंगे। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि एक्स का मान जब भी आएगा वो डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन। किसका मान, एक्स का मान। लेकिन कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, क्या है, तो फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स का वो वैल्यू, एक्स का वो वैल्यू जिससे फंक्शन डिफाइन हो। अब ऐसा नहीं कि फंक्शन अनडिफाइन कर दो और x का वैल्यू लिख लो। जैसे कि मान लो अगर तुम्हें एग्जांपल दे रखा है 1/x, तो सब बच्चा जानता है कि यहाँ x 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के बाई में 0 रखेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड जिसका मतलब होता है। तो यहाँ x तो 0 नहीं होगा, तो 0 हमारा डोमेन में नहीं आएगा, 0 हमारा डोमेन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 0 पे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि x का वो वैल्यू जो फंक्शन को क्या करे, तो डिफाइन करे, फंक्शन को डिफाइन करे, उसी वैल्यू को, किसके वैल्यू को, तो x के वैल्यू को हम लोग क्या बोल देंगे, तो डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डोमेन। इसमें एक और चीज लिखिए, और यहां से डोमेन ऑफ f, f मतलब फंक्शन, इज द सेट ऑफ ऑल दोज प्रोजेक्शंस ऑफ इट्स ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि डोमेन क्या है, तो सेट ऑफ ऑल दोज प्रोजेक्शन ऑफ इट्स ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे
जितने दूरी तक ग्राफ फॉर्म हुआ होगा तो उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। जितना हम आपको अभी बोले हैं थ्योरी, उस तरीके से मुझे नहीं लगता आप अभी अच्छे तरीके से सीखे होंगे। तो चलिए इसमें हम लोग आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ग्राफ होता है y बराबर साइन एक्स का, जो कि हर एक बच्चे लगभग जानते होंगे। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये कहाँ तक जाता है बच्चे, तो इन्फिनिटी तक, ठीक है। और ये इधर कहाँ तक जाएगा, तो ये भी आपको इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये भी सबको पता होगा कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मान हो जाता है y बराबर क्या चीज़, तो 1। इसका मतलब साइन का ग्राफ y बराबर 1 से ऊपर नहीं जाता। और ये जो आप देख रहे होगे बच्चे, ये होता है आपको y बराबर -1। ये सारा चीज़ इसको टच करते हुए जाता है, ये इसको क्या करते हुए जाता है, तो टच करते हुए जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। तो ये अगर मान लीजिए साइन का ग्राफ है, किसका ग्राफ, साइन का। अब हम आपसे पूछे कि ये जो ग्राफ है ये कहाँ तक जाएगा, तो ये जाता है इधर एकदम कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। और अगर इधर की बात करें, इधर कहाँ तक जाएगा, तो इधर -इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, तो -इन्फिनिटी तक। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे ये जो ग्राफ है वो कितना दूरी तय किया, कितना दूरी तय किया, मतलब कि कहाँ से, कौन से शुरुआत पॉइंट से लेके कौन से अंत तक, अंत पॉइंट तक गया। यानी कि ये -इन्फिनिटी से चल के कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक। तो इसी को हम लोग डोमेन कहेंगे, किसका, तो साइन एक्स का। यानी ये हो गया हमारा डोमेन। यहीं पे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि y बराबर f(x) कोई भी एक फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ये दे दिया 2, ये दे दिया मान लीजिए -2, ठीक। अब हम आपसे पूछे कि इसका, इस ग्राफ को देख के सिर्फ मुझे बता दो कि रेंज क्या होगा। तो एक चीज़ देखिए बच्चे, ये जो आपका ग्राफ है वो राइट साइड यानी एक्स एक्सिस पे कहाँ तक गया है, तो 2 तक। 2 से आगे गया है क्या, तो नहीं। और पीछे कहाँ तक है, तो -2 तक। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे ये कहाँ से लेके कहाँ तक चला, तो -2 से लेके 2 तक चला। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो हो जाएगा -2 से लेके 2 तक। इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा बच्चे, तो -2 से लेके 2 तक। क्लियर, समझ में आया। फिर से समझा देते हैं। डोमेन क्या है, तो एक्स का वैल्यू जो फंक्शन को सेटिस्फाई करे। ऐसा नहीं कि अनडिफाइन कर दे फंक्शन को, वैल्यू तुम लिखते जाओ, वो नहीं। दूसरा चीज, एक्स एक्सिस पे जितना भी ग्राफ, जितने दूरी तक ग्राफ बनाएगा, जहां से लेके जहां तक, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ इट्स ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी ग्राफ के दूरी को हम लोग क्या बोल देंगे, डोमेन बोल देंगे। किसका डोमेन बोल देंगे, तो जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन का डोमेन बोल देंगे। इसके जस्ट बाद आपको डोमेन के बाद बच्चा दूसरा आपका क्या है, तो कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ एफ, यानी कि फंक्शन का कोडोमेन क्या है, तो इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, कैपिटल आर, या दैट इज का साइन देके -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। कहने का मतलब बच्चे ये हुआ कि कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज कहने का मतलब जो ये आपका रियल नंबर है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो कोडोमेन बोलेंगे। यानी कि यहाँ कोडोमेन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ गया। अगर कोडोमेन दिया है तो ठीक है, अगर कोडोमेन नहीं दिया है तो कैपिटल आर ही आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन। ठीक, आप इसको नोट कीजिए। इसके आगे हम लोग रेंज पे आएंगे। तो डोमेन और कोडोमेन के बाद जो आपका आता है बच्चे, वो आप जान रहे हैं, वो हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, रेंज।
रेंज में लिखिए द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y corresponding टू ईच x। यानी कि जैसे कि आपने डोमेन फाइंड कर लिया, डोमेन का मतलब क्या हो गया, तो x का मान। तो जैसे ही आप x का मान फंक्शन में रखोगे तो y का मान आएगा। जैसे ही आप x का मान फंक्शन में रखोगे, किसका मान आएगा, y का। तो उसी y के मान को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, रेंज बोलते हैं। तो द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y corresponding टू ईच x is called range of function, range of function। और हम इसमें क्या लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल प्रोजेक्शंस ऑफ इट्स ग्राफ, प्रोजेक्शंस ऑफ इट्स ग्राफ on y-axis is called range of a function। इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन का ग्राफ दिया है, तो अगर x एक्सिस में जहां से लेके जहां तक चला था उसे हम लोग डोमेन बोले थे, तो y एक्सिस में भी वो मूव करेगा बिलो टू अप एबव जितना तक हो सके। तो वही जो मिनिमम टू मैक्सिमम होगा वही हमारा क्या कहला जाएगा, तो फंक्शन का रेंज। या फिर x का मान रखने के बाद जो भी y का मान आए वही हमारा क्या हो गया, फंक्शन का रेंज। जैसा कि यहाँ पे हम लोग एक तो ग्राफ से देख लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए एक साइन एक्स वाला ग्राफ अभी हम लोगों ने देखा था, तो साइन एक्स के ग्राफ को देखते हैं। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका था। ये आपका मैक्सिमम दूरी आपने क्या बोला था, तो ये सर होता है y बराबर 1। और ये मिनिमम बच्चे कहाँ तक आया था, तो ये आया था मिनिमम आपका y बराबर -1। तो ये जो आपका -1 से 1 तक y एक्सिस में गया है, इसी भाग को, इसी एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, तो रेंज। किसका रेंज, तो इस फंक्शन का रेंज। यानी कि यहां जो रेंज हो गया बच्चे वो -1 से 1 हो गया और क्लोज में आएगा। क्लोज और ओपन इंटरवल आप अच्छे से जान रहे होंगे, नहीं जान रहे हैं तो इंटरवल का पहला लेक्चर, एक ही लेक्चर में है इंटरवल, तो उसे आप देख सकते हैं। अब जैसे कि बच्चे हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है कि एक फंक्शन यहां बन गया, एक फंक्शन यहां बन गया। ये आपका हो गया था -2, इसे हम लोग मान लेते हैं 2, इसे बोल देते हैं हम लोग यहाँ पे 9, और इसे हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं -4। अब हम आपसे पूछे कि इस फंक्शन का रेंज बताइए, तो बच्चे एक चीज देखिए, ये जो आपका ग्राफ है, ठीक, इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक है। प्रोजेक्शन मतलब कि ये y एक्सिस में कहाँ से लेके मूव किया और कहाँ तक गया। तो आपको दिख रहा है ये -4 पे है, कहाँ पे है, -4 पे। अब -4 से ऊपर कहाँ तक है, तो 9 तक। इसका मतलब बच्चे ये हो गया कि इसका जो रेंज हो जाएगा वो -4 से लेके 9 तक। ठीक है, तो यही हो गया हमारा रेंज किसका, तो इस फंक्शन का रेंज हो गया। ठीक है, तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज जब आपको रूल दिया हो तो हम इसी तरीके से इसे फाइंड करेंगे। अब इसके बाद हम आपको कुछ डोमेन टिप्स बताने जा रहे हैं, जिस टिप्स के हेल्प से आपको शानदार मतलब बेहतरीन तरीके से आप किसी भी फंक्शन का जल्दी में और एग्जैक्ट फॉर्म में डोमेन फाइंड करोगे। तो पहले आप इसको क्या कीजिए, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग डोमेन टिप्स पे आएंगे। डोमेन टिप्स के लिए हमें स्पेस चाहिए जो कि यहाँ है नहीं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चे डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका डोमेन टिप्स। तो हेडिंग दे दीजिए, डोमेन टिप्स। डोमेन टिप्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 4 लॉगरिथमिक फंक्शन।
फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। यानी कि अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखा हो तो उसके डोमेन के लिए क्या ट्रिक हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहला चीज तो लॉग को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। यहां पे आपका ये हो गया log x टू द बेस a, ये हो गया फंक्शन। ये आपका बच्चे क्या हो गया तो फंक्शन। और ये किसके लिए डिफाइन है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं तो हेडिंग दे देते हैं फंक्शन का। और ये किसके लिए डिफाइंड होगा, तो डिफाइंड फॉर। तो ये आपको चार्ट बन जाएगा। इसी तरीके से आपका चार्ट नीचे तक चला जाएगा। थोड़ा सा बढ़िया से इसको समझना है। log x टू द बेस a, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो इसको पढ़ेंगे लॉगरिथम। तो लॉग लिखते हैं किसका, तो ऑफ x का। किसके लिए, टू दी बेस a। यहां पे हम लोग x को बच्चे पावर बोलते हैं और यहां पे बच्चे a को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेस बोलते हैं। लॉग भी हम लोग बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं। बेसिक लेक्चर जो 11th वालों के लिए चल रहा है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें आपको लॉग भी मिल जाएगा। अगर आपको लॉग पढ़ना हो तो वहां से आप लेक्चर देख सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब log x टू द बेस a में बच्चे x आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a भी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यानी कि log फंक्शन को डिफाइन होने के लिए पावर 0 से अधिक यानी पॉजिटिव होना चाहिए। a जो आपका बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और a जो आपका बेस है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये है आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए डोमेन टिप्स। ठीक, अब इसके बाद हम लोग सेकेंड आते हैं फॉर एक्सपोनेंशियल। फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहने का मतलब बच्चे यहां पे a टू द पावर x को हम लोग एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ठीक है, और यहां पे ये a दो तरीके से आ सकता है। दो तरीके कहने का मतलब, एक बार आपका a 0 से 1 के बीच में लाई करता है और एक बार a आपका बच्चे 1 से अधिक में लाई करता है। कहने का मतलब a टू द पावर x यानी कि पावर फंक्शन बोलिए या फिर इसको एक्सपोनेंशियल, वैसे एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, पावर फंक्शन हो जाता है वेरिएबल के पावर में, सॉरी हाँ वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट, इस तरीके का आएगा तो पावर फंक्शन। और यही कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल यानी x, बच्चे वेरिएबल जान रहे होंगे जो वेरी करता रहे, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो यहाँ a का वैल्यू या तो 0 से 1 के बीच होगा या तो 1 से अधिक होगा। यानी कि यहाँ से क्लियर कंसेप्ट ये है कि a निगेटिव नहीं होगा और दूसरा चीज a 1 के बराबर नहीं होगा, a 1 के बराबर नहीं होगा। और अगर ऐसा है तो उस समय पे x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा, डोमेन टिप्स है वो है कि x यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रियल नंबर। यानी यहाँ पे हम x कुछ भी ले सकते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर यानी कि रियल नंबर। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। इसके बाद जो तीसरा है हमारा वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए तो सबसे पहला चीज बच्चे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको टोटल कितने होते हैं, तो 6, और उन 6 में भी सबका अपना अपना पेयर है। जैसे कि साइन पेयर बनाएगा किसके साथ, कहने का मतलब कॉस के साथ। यहां पे आपको ये देखना है बच्चे कि साइन का और कॉस एक्स का जो डोमेन होता है वो सेम होता है और वो डोमेन क्या होता है, तो रियल नंबर। जैसा कि अभी हम लोग साइन का देख भी चुके हैं। यहां आप x के जगह पे कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, और x के ही मान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डोमेन बोलते हैं। साइन कॉस जिस तरीके से सेम हुआ उसी तरीके से tan sec x, tan और sec x के लिए क्या है बच्चे आपका, तो x का वैल्यू ऑड π/2 नहीं होना चाहिए। x का वैल्यू ऑड π/2 नहीं होना चाहिए। फिर बच्चे का क्वेश्चन आता है सर ऐसा क्यों, तो एक चीज देखिए, जब भी आप tan x लिखते हो तो tan x का मतलब क्या होता है, sin x/cos x,
और जब भी आप sec x लिखते हो तो यहाँ भी क्या लिखते हो 1/cos x। इसका मतलब किसी भी फंक्शन को डिफाइन होने के लिए बाय में 0 नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों से आपने क्या देखा कि cos x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और cos x का वैल्यू 0 कब होता है? तो 90 डिग्री पे। 90 डिग्री मतलब ऑड π/2 पे cos का वैल्यू 0 होता है। ऑड π/2 का मतलब समझ रहे हो ना? जब आप इसको x एक्सिस इसको y एक्सिस मानते हो तो शुरुआत ये 0 डिग्री से हुआ, 90 डिग्री से हुआ, फिर यहाँ पे पाई पहुँच गया, फिर यहाँ पे 3π/2 पहुँच गया, फिर यहाँ पे 2π पहुँच गया। इसी तरीके से चलते जाता है। ट्रिगो में बताया गया है आपको। तो cos का वैल्यू इस पे हमेशा 1 होता है। इधर 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 मतलब समझ रहे हो ना, -1 होता है। और π/2 हो या माइनस ये 3π/2 हो तो cos का वैल्यू इस लाइन पे भी 0 होता है, इस लाइन पे भी 0 होता है। इस लाइन पे कहने का मतलब π/2 के बाद भी तो आएगा ना 2π यानी 360 डिग्री के बाद यहाँ पे जब आओगे तो आपका बच्चे क्या हो जाएगा पता है? 5π/2। क्योंकि ये 360 में 90 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 360 में 90 जोड़ोगे तो 450 को हम लोग क्या लिखते हैं? तो 5π/2। तो यहाँ आपका ये लाइन हो चाहे ये लाइन हो तो cos तो हमेशा 0 वैल्यू देता है। तो इस वजह से tan x और sec x में x नॉट इक्वल टू ऑड π/2 होगा। और लास्ट में बच गया आपको cot x और cosec x। cot x और cosec x के लिए क्या है बच्चे? तो x का वैल्यू इंटीजर पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। किसके बराबर नहीं होना चाहिए? तो इंटीजर पाई। इंटीजर पाई क्यों? क्योंकि cot में भी साइन बट्टा में आता है और cosec में भी साइन बट्टा में आता है। और साइन 0 कब होता है? तो इंटीजर पाई पे। n पाई पे साइन का मान क्या होता है? तो 0 होता है। ये सारा चीज़ आपको ट्रिगो में 11th में ही बताया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि डोमेन टिप्स के लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये याद रख के क्या करेंगे, इसका यूज़ कैसे होगा? तो यूज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्वेश्चन का। हाँ, अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बाद हम लोग चौथा आएंगे फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए बच्चे सबसे पहले तो आप यहां बॉक्स बना लो। थोड़ा सा इस बॉक्स को सीधा कर देते हैं, स्पेस मिल जाएगा थोड़ा ज्यादा। इसमें भी आपको 3 तरीके से अरेंज करना है। यहां पे जो पेयर बनेगा बच्चे, तो एक साइन इनवर्स x पेयर बनाएगा, कॉस इनवर्स x के साथ पेयर बनाएगा। कहने का मतलब जिस तरीके से साइन इनवर्स डिफाइन होता है उसी तरीके से कॉस इनवर्स डिफाइन होता है। और इन दोनों का क्या है? तो x का वैल्यू -1 से 1 के बीच ही लाई करना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग आ जाएंगे बच्चे tan पे और कॉट इनवर्स पे। tan इनवर्स और कॉट इनवर्स के लिए क्या होता है बच्चे आपका? तो रियल नंबर, यानी कि आप x के जगह पे कुछ भी रख सकते हो, यानी कि -∞ से इन्फिनिटी वैल्यू रख सकते हो। और लास्ट में हम लोग आ जाते हैं बच्चे सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x पे, जिसके लिए आपको मोड x ग्रेटर इक्वल 1 रखना पड़ेगा। और मोड x ग्रेटर इक्वल 1, बहुत बच्चे इस चीज़ को भी नहीं समझ रहे होंगे। मोड x ग्रेटर इक्वल 1 का मतलब हो गया कि x का वैल्यू छोटा से छोटा यानी -1 से छोटा और 1 से बड़ा। तो ये हो गया आपका मोड x ग्रेटर इक्वल 1 के लिए रूल, जो कि आपको मॉडुलस में बताया जाता है। तो सबसे पहला चीज़ तो ये चारों जो डोमेन टिप्स हैं, इन चारों फंक्शन के लिए, लॉगरिथमिक के लिए, एक्सपोनेंशियल के लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए, इन चारों को आप नोट कीजिए। इसके आगे और भी फंक्शन बाकी है आपका। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बाद जो आपका 5वां है आपका बच्चे, वो है फॉर द फंक्शन NPR या NCR। NPR का मतलब हो गया परमुटेशन और इसका मतलब हो गया कॉम्बिनेशन। तो चलिए यहां पे आपका फंक्शन दे दिया। क्या है फंक्शन? तो चाहे NPR रहे चाहे NCR रहे। तो सबसे पहला चीज यहां n,
n जो है आपका बच्चे वो हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरा चीज r आपका होल नंबर रहना चाहिए, और r का वैल्यू कितना भी कुछ हो तो n से छोटा या n के बराबर, n से बड़ा r का वैल्यू यहां पे नहीं हो सकता। तो ये है आपका डोमेन टिप्स। 6 नंबर है फॉर फंक्शन u के पावर में v। अब आप सोच रहे होंगे सर u के पावर में v का मतलब, तो u के पावर v का मतलब हो गया कि वेरिएबल के पावर में वेरिएबल। वेरिएबल के पावर में क्या बच्चे, तो वेरिएबल। इसके लिए आपका जो डोमेन टिप्स होगा वो ये होगा u के पावर v के लिए कि u हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और v इज डिफाइंड। v हमेशा क्या होना चाहिए, तो डिफाइंड होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। बस ये दो चीज ध्यान रखना है। और लास्ट में 7th में फॉर एनी अदर फंक्शन, यानी कि अगर कुछ अदर फंक्शन है तो उनके लिए क्या रूल रेगुलेशन रहेगा। ये अदर फंक्शन को आप अदरवाइज मत ले लीजिएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला पॉइंट है आपका बच्चे कि डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी फंक्शन के बट्टा में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा नेगेटिव नंबर शुड नॉट occurs under even root। दैट इज का साइन। पहला चीज तो इवन रूट हो गया, ये इवन रूट हो गया। ये यहां कुछ नहीं है तो क्या है बच्चे, तो 2 है, या तो 4 रहे या तो 6 रहे। इस टाइप के रूट को बोलेंगे इवन रूट। और इवन रूट के अंदर में निगेटिव नंबर नहीं रह सकता। इवन रूट के अंदर में निगेटिव रूट एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा ऑड रूट्स। तो ऑड रूट्स का क्या मतलब हो गया बच्चे, तो ऑड रूट्स का मतलब हो गया कुछ इस तरीके से, यानी ये क्यूब रूट हो गया, 5th रूट हो गया या 7th रूट हो गया। तो ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्यूब रूट। तो क्यूब रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर इज डिफाइंड। एनी रियल नंबर इज डिफाइंड। इसका मतलब ये हो गया कि क्यूब रूट के अंदर में कोई भी रियल नंबर डिफाइन है। और सबसे लास्ट है आपका फंक्शन डज नॉट बिकम 0 के पावर 0, यानी कि फंक्शन कभी भी 0 के पावर में 0 नहीं बनना चाहिए। तो ये आपका टोटल 7 डोमेन टिप्स हैं जो कि आपको किसी भी फंक्शन को डोमेन फाइंड करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप इन डोमेन टिप्स के प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर से जो हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है वो यही है कि हम लोग कुछ अदर फंक्शन के बारे में भी जानेंगे, जैसे कंटिन्यूस फंक्शन हो गया या फिर और भी जो भी हो। और सबसे मेन चीज़ कि नेक्स्ट टाइम हम लोग डोमेन और रेंज का प्रॉब्लम करने वाले हैं। डोमेन और रेंज का प्रॉब्लम काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, बहुत सारे बच्चों को इसमें परेशानी आती है। तो आप डोमेन और कोडोमेन और रेंज से रिलेटेड जो भी थ्योरी हैं बढ़िया से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए और प्रॉब्लम के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास का। तो आज हम बस यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।